दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विशाल सर तहे दिल से आपका पुनः स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तो आप सबको स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जैसा कि हम लोग अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो उसकी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से और मेरे वीडियोस देखने वाले मेरे सभी स्टूडेंट्स को, सभी साथियों को। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित वीडियो लेकर आया हूं। अब तक जैसा कि मैं लगातार आपको वीडियोस दे रहा हूं, जिनमें मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी वीडियोस आपको दे रहा हूं, बीच बीच में मैं लिटरेचर के भी वीडियोस देता हूं, क्योंकि मेरे ढेर सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि लिटरेचर में टीजीटी, पीजीटी, जेआरएफ, नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। और अब इंटर कॉलेज लेक्चरर हमें पता है लोक सेवा आयोग के थ्रू जो वैकेंसी आई है, तो इसलिए मुझे जरूरी है कि मैं आपको इन लिटरेचर के भी वीडियोस दूं। तो अब तक मैं आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जिस प्रकार से डिवाइड हुआ उसके बारे में वीडियोस दे रहा हूं। और अब तक मैं आपको 2 पार्ट्स में वीडियोस दे चुका हूं, जिसमें सबसे पहले तो हमने आपको अप टू यानी कि 0 से स्टार्टिंग करते हुए, और मैं आपको पिछले वीडियो में एलिजाबेथन एज तक ले आया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एलिजाबेथन एज जो है हमारा, वह किंग जेम्स फर्स्ट के बाद जब एलिजाबेथ महारानी बनी इंग्लैंड की, तो उनके शासनकाल को एलिजाबेथन एज कहा गया। वैसे तो एलिजाबेथन एज 1558 से 1603 तक है, अगर उनकी हम रेन की बात करें, शासनकाल की बात करें, लेकिन ये एज जो है वो स्प्रेड हुआ 1625 तक। अगर आपसे टाइम, मैंने उस दिन भी आपको अलग अलग डेट्स लिखी थी, जो मैंने समझाया था 1557-58 से स्टार्टिंग है, 1603 तक उनका शासनकाल चला, लेकिन इस एज का स्प्रेड जो है वो 1625 तक माना गया है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण अंग्रेजी लेखक हुए, अंग्रेजी साहित्य के लेखक हुए। मैंने आपको उनके बारे में बताया था, जिसमें कि हमारे प्रमुख रूप से आए थे फिलिप लार्किन साहब, विलियम शेक्सपियर साहब आए थे आपके, और स्पेंसर साहब आए थे। और मैंने कहा था कि अगर मैं एक एक राइटर के बारे में आपको बताना स्टार्ट कर दूं तो मैं एक एक वीडियो जो है वो अगर 2-2 घंटे का भी बनाऊंगा तो वो वीडियो भी छोटे पड़ जाएंगे, और आप लोग भी बहुत लंबे वीडियोस देखकर बोर हो जाते हैं। तो एक एक राइटर के बारे में जब मैं वीडियो दूंगा वो आपको अलग, अभी फिलहाल जो मुख्य राइटर्स आए हैं उनके बारे में मैं बताता हुआ थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूं। तो आज हम एलिजाबेथन एज के ही जो दूसरा पार्ट है, जिसको कि 1603 से 1625 माना गया है, आज मैं सबसे पहले उस पर चर्चा करूंगा। 1603 टू 1625। उसके बाद मैं चर्चा करूंगा 1625 से लेकर 1649, जिसको कि अंग्रेजी साहित्य में कैरोलिन एज कहा जाता है। फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और फिर बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है इसी जो दरमियान हुआ हमारे जैकोबियन एज में, जो कि एलिजाबेथन एज का ही सेकेंड पार्ट का दूसरा नाम है, जैकोबियन एज, जिसमें कि बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है, और वो है ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल। बाइबल का ऑथराइज्ड वर्जन इंग्लैंड में आया। तो ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु पर आज मैं आपके लिए आपका वीडियो लेकर आया हूं। और मुझे पूर्ण रूप से ज्ञान है और मैं पूर्ण रूप से जानता हूं कि अब तक जिस प्रकार से आप लोग मेरे पहले के वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगा और आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो जब हम एलिजाबेथन एज के ही, जैसा मैं लगातार कह रहा हूं, दूसरे पार्ट की बात करता हूं, तो इसको हमने पहले तो सेंचुरी में डिवाइड किया, तो 1600 टू 1700। उस दिन मैंने जो आपको वीडियो दिया था उसमें उस दिन मैंने आपको 1500 टू 1600 यानी कि 16वीं शताब्दी की बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे 17वीं शताब्दी की, 1600 से लेकर 1700 तक, वो भी आधी बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो पहला मैंने 1603 से 1625, जो कि जैकोबियन एज, और आप इसको कह सकते हैं एलिजाबेथन एज का ही, इसको सेकंड पार्ट कह सकते हैं। एलिजाबेथन एज का सेकंड पार्ट आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि एलिजाबेथन एज मैंने अभी जैसा कि बताया कि 1625 तक स्प्रेड हुआ है। कब तक? 1625 तक। तो 1603 से 1625 का जो टाइम पीरियड है उसको जैकोबियन एज कहा गया, जैकोबियन एज। अगर हम बात करें तो एलिजाबेथन एज, जैसा कि मैंने उस दिन बोला था आपको कि इसको नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड कहा जाता है। जो
महत्वपूर्ण पोएट हुए जिन्होंने कि इंग्लिश लिटरेचर को इतना इनरिच लिटरेचर बनाने का कार्य किया है, वो पोएटिक क्षेत्र में किया है। और इसके पीछे बहुत बड़ा योगदान जो है वो हमारे एलिजाबेथन एज के पोइट्स को जाता है, चाहे वो एडमंड स्पेंसर साहब रहे हों, विलियम शेक्सपियर साहब रहे हों, सर फिलिप सिडनी साहब रहे हों। ये सभी ऐसे पोइट्स हुए जिन्होंने कि बहुत अधिक इनरिच करने का कार्य किया। तो हम कह सकते हैं कि बसंत की तरह, अगर इसकी कंपैरिजन हम करें तो हम कहेंगे स्प्रिंग सीजन की तरह है एलिजाबेथन एज। लेकिन जब हम जैकोबियन एज में आते हैं 1603 से 1625, तो वो स्प्रिंग जो है वो ऑटम में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि पतझड़ में। पतझड़ का मतलब क्या होता है और स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? स्प्रिंग का मतलब जब हमारे जो ग्रीनरी है, हरियाली है, जब फलती फूलती है, तब उसको हम कहते हैं स्प्रिंग सीजन। और जब हरियाली छटने लगती है तब उसको हम कहते हैं ऑटम सीजन, यानी कि पतझड़। तो यदि हम कहें तो इसको हम पतझड़ कह सकते हैं जैकोबियन एज को, क्योंकि इस समय तक आते आते जो इनरिचनेस थी, जो महान कवि हुए एलिजाबेथन एज के, अब उनसे चीजें आगे निकल चुकी थी। ठीक है ना जी। तो इसके मुख्य राइटर्स कौन कौन से हुए उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहला नाम आता है जैकोबियन एज में फ्रांसिस बेकन साहब का। क्या नाम आता है? फ्रांसिस बेकन। ये एक ऐसा नाम है जो कि आप लोग अपने मन मस्तिष्क में बिठा लीजिए, क्योंकि इस बंदे के पीछे एक नाम जुड़ा हुआ है, वो अभी मैं बताता हूं आपको। तो फ्रांसिस बेकन साहब का जन्म हुआ 1561 में। कब जन्म हुआ? 1561 में। और इनकी मृत्यु जो है वो हुई 1626 में, 1561 to 1626। क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। अगर हम कहें अंग्रेजी भाषा में ऐसे राइटिंग का आरंभ अगर किसी व्यक्ति ने किया है, अंग्रेजी भाषा में, चूंकि हम लोग इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो विशेष ध्यान रखिए, अंग्रेजी भाषा में अगर किसी लेखक ने ऐसे राइटिंग आरंभ की है तो उनका श्रेय जाता है फ्रांसिस बेकन साहब को। किसको जाता है? फ्रांसिस बेकन साहब को। और फ्रांसिस बेकन साहब को फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, जैसे कि चौसर साहब को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री एंड फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहा जाता है, उसी प्रकार से बेकन साहब को, फ्रांसिस बेकन जी को फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है। क्या हुआ था वो भी सुनिए। एक राइटर हुए जिनका नाम था मोंटेग्ने। क्या नाम था? मोंटेग्ने। मोंटेग्ने ऐसे पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने कि अपनी राइटिंग को यह कहा कि मैं जो लिखता हूं वो एसेज है। एसेज क्या होते हैं? एसेज जो होते हैं जब लेखक अपनी एक शॉर्ट तरीके से लेखनी करता है और किसी एक विषय पर अपने विचारों का प्रकटीकरण करता है, चाहे वो विचार उसके स्वयं के जीवन से रिलेटेड हो, किसी सार्वभौमिकता पर हो, किसी भी घटना को व्यक्त कर रहे हो, लेकिन किसी एक बात को व्यक्त करने के लिए जब लेखक संक्षिप्त राइटिंग करता है, शॉर्ट राइटिंग करता है, तो उसको एसेज कहा जाता है। एसेज के कई टाइप होते हैं, वो जब मैं आपको एसेज बताऊंगा, समझाऊंगा, वीडियो दूंगा, तब मैं उसके बारे में आपको विस्तार से चर्चा करूंगा। तो मोंटेग्ने साहब ने जब ऐसे राइटिंग आरंभ किया तो फ्रांसिस बेकन साहब ने शुरुआत में क्या किया कि मोंटेग्ने साहब के एसेज जो थे उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। मोंटेग्ने साहब के एसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। जब इंग्लिश में इन्होंने ट्रांसलेट किया, फिर इनका मन स्वयं भी ऐसे राइटिंग में लगा और इन्होंने अंग्रेजी भाषा में सबसे पहले एसेज लिखना आरंभ किया। हालांकि इससे पहले उन्होंने लैटिन भाषा में अपने जीवन काल में लैटिन भाषा में भी इन्होंने एसेज लिखे हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा एसेज। और इनके एसेज जो हैं उनको एक लाइन में अगर कहूं तो कहा जाता है एक प्रैक्टिकल हैंडबुक, ए हैंडबुक ऑफ प्रैक्टिकल विजडम। क्या कहा जाता है? ए हैंडबुक ऑफ प्रैक्टिकल विजडम। अगर पूछ लिया जाए आपसे ये सवाल, ये क्वेश्चन आ जाए कि ऑफ विच राइटर्स द एसेज इज कॉल्ड हैंडबुक ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, द आंसर इज फ्रांसिस बेकन।
अच्छा, फ्रांसिस बेकन साहब की अगर हम एसेस की चर्चा करें तो फ्रांसिस बेकन एक ऐसे लेखक हुए हैं जिन्होंने कि ऐसे ऐसे विषयों पर अपने एसेस लिखे हैं जिन विषयों को हम लोग कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट। क्या कह सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट पर इन्होंने एसेस लिखे। अब क्या हुआ कि जब फ्रांसिस बेकन साहब ने एसेस लिखना आरंभ किया तो जैसा कि मैंने आपको एलिजाबेथन एज में बताया था कि एलिजाबेथन एज के राइटर्स पर सबसे ज्यादा प्रभाव जो था वो रेनेसां पीरियड का है। तो बेकन की राइटिंग में भी हमें ढेर सारा प्रभाव रेनेसां का दिखाई देता है। जैसे कि बेकन साहब का जब हम लोग ग्रेजुएशन में आते हैं और जब अंग्रेजी साहित्य में हम एसेस पढ़ना आरंभ करते हैं तो सबसे पहला ऐसे बेकन साहब का ही दिया जाता है और नाम है उसका ऑफ स्टडीज। क्या नाम है? ऑफ स्टडीज। अब जब हम ऑफ स्टडीज का अध्ययन करते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा समझाना है तो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं, जब हम ऑफ स्टडीज का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं इस दुनिया में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसने ये कहा हो कि व्यक्ति को कम पढ़ना चाहिए। बात में ध्यान समझना। बेकन साहब कहते हैं कि व्यक्ति जब लगातार जब हम पढ़ते हैं तो स्टडी मेक्स अस स्लॉथ। हमें क्या बना देती है स्टडी? ज्यादा अध्ययन आलसी बना देता है। पढ़ना चाहिए लेकिन जो मुख्य चीजें हैं उनको ध्यान से पढ़ना चाहिए और जितना देर पढ़िए फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए। ठीक है, ऐसे हैं फ्रांसिस बेकन साहब। जब हम मास्टर्स करते हैं, एमए में आते हैं तो इनके और भी एब्स्ट्रैक्ट विषयों पर एसेज हैं जैसे कि ऑफ लव, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ, ऑफ ट्रूथ, ऑफ रिवेंज। तो ये सब विषय कैसे हैं? एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट हैं जिन पर कि इन्होंने ढेर सारा लिखा है। और इनकी राइटिंग को यहां मैं एक चीज और बताऊंगा, फ्रांसिस बेकन के लिए आप परेशान मत होइए, मैं पूरा आपको वीडियोस अलग से दूंगा। लेकिन फ्रांसिस बेकन साहब की राइटिंग जो है, लेखनी की उनकी तरीके जो है, उसको एफोरिस्टिक स्टाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एफोरिस्टिक स्टाइल। एफोरिस्टिक स्टाइल का मतलब यह होता है कि एफोरिस्टिक में लेखक जो है वह कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात करता है। अगर हम इसको इलेबोरेट करें तो हम इस प्रकार से कहेंगे कि बेकन साहब के द्वारा लिखी गई एक लाइन को यदि आप एक्सप्लेन करने बैठें तो कम से कम एक स्टेंजा तैयार हो जाएगा, एक पैराग्राफ तैयार हो जाएगा। और कहीं एक पैराग्राफ को आप अगर इलेबोरेट करने बैठ जाएं, एक्सप्लेन करने के लिए बैठ जाएं तो एक पेज तैयार हो जाएगा। तो कम से कम लेखनी में अधिक से अधिक काम। अब जैसे कि ऑफ ट्रुथ का आरंभ उन्होंने किया है, व्हाट इज ट्रुथ। पहली लाइन उन्होंने लिखी, व्हाट इज ट्रुथ, सत्य क्या है। अब अगर इस विषय पर हम चर्चा करने बैठ जाएं कि सत्य क्या है तो शायद फिलॉसफी की सभी किताबें कम पढ़ जाएंगी, उसके बावजूद भी हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं खोज पाएंगे कि व्हाट इज ट्रुथ, सत्य क्या है। और इसी का उत्तर उन्होंने दिया अगली लाइन में, जब उन्होंने कहा कि इस प्रश्न का जवाब तो स्वयं जीसस क्राइस्ट भी नहीं दे पाए, क्योंकि जीसस क्राइस्ट को जब बंदी बनाकर ले जाया गया तो जो उनका जस्टिस कर रहा था, न्याय के लिए न्यायाधिकारी बैठा था, उसने उनसे ये, जस्टिस पैलेट नाम है उसका, उसने ये प्रश्न किया कि व्हाट इज ट्रुथ। और जब तक जीसस क्राइस्ट इस प्रश्न का उत्तर दे पाते उन्हें सूली पर लटका दिया गया। तो यानी कि ईश्वर ने, बेकन के अनुसार जब ईश्वर ने ही इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया तो हम लोग इस प्रश्न का जवाब कहां से लाएंगे कि व्हाट इज ट्रुथ, सत्य क्या है। बात मेरी समझे नहीं? तो ऐसे एपोरिस्टिक विषयों पर फ्रांसिस बेकन ने ढेर सारे एसेज लिखे हैं और इनको फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है। कि अगर हम बात करें जैकोबियन एज में तो जैकोबियन एज में सबसे महत्वपूर्ण लेखक हैं, उनका नाम है फ्रांसिस बेकन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर बेकन में चलाता रहा तो पूरा वीडियो बेकन में ही निपट जाएगा, मुझे और भी काफी चीजें बतानी है। फिर आते हैं अपने राइटर जॉन डन। जॉन डन, जन्म है इनका 1572, मृत्यु है इनकी 1631, यानी 1572 टू 1631। जॉन डन साहब एक पोइट है, बेसिकली क्या है? पोइट है, कवि है, और अंग्रेजी भाषा में एक नए प्रकार की कविताओं का चलन देने का कार्य किया है जॉन डन साहब ने। जॉन डन ने अंग्रेजी भाषा में, अगर मैं बात करूं
तो एक नए प्रकार की कविता दी है, एक नए प्रकार की कविता दी है जिसको कि मेटाफिजिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटाफिजिकल स्टाइल ऑफ पोइट्री इज गिवन बाय जॉन डन। अब आप कहेंगे सर मेटाफिजिकल क्या होता है? तो मेटाफिजिकल मतलब बियॉन्ड फिजिकल प्रेजेंस। जब हम शारीरिक उपस्थिति के विरक्त कोई बात करते हैं तब हम उसको कहते हैं मेटाफिजिकल। अगर मैं एक सेंटेंस में या आप कहें तो एक फ्रेज में अगर मैं कहूं कि मेटाफिजिकल क्या होता है, तो हम कह सकते हैं प्रेजेंट इन एब्सेंस, अनुपस्थिति में उपस्थिति। क्या कहलाती है? मेटाफिजिकल। अनुपस्थिति में उपस्थिति कहलाती है मेटाफिजिकल। और ये एक पोएम का नाम भी है जॉन डन साहब की, प्रेजेंट इन एब्सेंस। इनके द्वारा लिखी गई बहुत हम कहें मोस्ट फेमस कविताओं में से एक है प्रेजेंट इन एब्सेंस, जो कि जॉन डन साहब ने लिखी है। और ये आप कह सकते हैं मोस्ट पॉपुलर पोएम है इनकी। इस पोएम ने डन साहब को अगर हम कहें तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में अमर बना दिया। ठीक है, ग्रेजुएशन में जब आप अगर हैं, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप लिटरेचर अगर आपने पढ़ा है तो प्रेजेंट इन एब्सेंस आपने पोएम अवश्य पढ़ी होगी। तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी साहित्य में मेटाफिजिकल पोइट्री को देने का कार्य किसने किया? तो वो है आपके राइटर जॉन डन। जब हम अनुपस्थिति में उपस्थिति की बात करते हैं, इसको मेटाफिजिकल कहा जाता है। जहां बॉडीली प्रेजेंट की आवश्यकता नहीं होती, फिजिकल प्रेजेंस की आवश्यकता नहीं होती, वहां उसको हम कहते हैं मेटाफिजिकल। इज इट क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट राइटर पर आते हैं। अगले राइटर है हमारे जॉन फ्लेचर साहब। क्या नाम है? जॉन फ्लेचर। जन्म जो है 1579, मृत्यु जो है 1625, यानी 1579 टू 1625। जॉन फ्लेचर साहब। अगर हम जॉन फ्लेचर साहब की बात करते हैं तो जॉन फ्लेचर साहब शेक्सपियर के टाइम के ही राइटर हैं, लेकिन चूंकि उस दिन मैंने कहा था कि कई राइटर ऐसे हुए जो कि शेक्सपियर के समय हुए, जो कि ड्रामेटिस्ट थे, लेकिन वो ओवरशैडोड हो गए क्योंकि उस समय सबसे महत्वपूर्ण लेखक बन के आज उभरे वो थे विलियम शेक्सपियर। तो फ्लेचर साहब जो है वो भी एक ड्रामेटिस्ट थे। उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 50 ड्रामास लिखे हैं फ्लेचर साहब ने। काफी विद्वान किस्म के ये राइटर थे। और अगर हम बात कहें तो ये फ्लेचर साहब अपनी दो प्रमुख ट्रेजेडीज के कारण जाने जाते हैं। एक नाम है द टू नोबल किंग्समैन। क्या नाम है पहले का? द टू नोबल किंग्समैन। ध्यान रखिए, ये नाम बहुत पूछा जाता है। हु रोट द ड्रामा द टू नोबल किंग्समैन? एंड द आंसर इज जॉन फ्लेचर। और एक इनके द्वारा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्ले है जिसका नाम है द मेड्स ट्रेजेडी। क्या नाम है? द मेड्स ट्रेजेडी। तो दूसरा प्ले इनका यह है, पहला टू नोबल किंग्समैन और द मेड्स ट्रेजेडी। ये दो इनकी ट्रेजेडीज ऐसी हैं जिन्होंने कि हम कह सकते हैं कि फ्लेचर साहब को अंग्रेजी साहित्य में हमेशा के लिए अमर कर दिया है। अगले राइटर आते हैं आपके जॉन वेबस्टर, और ये सब काय के हैं? जैकोबियन एज के। अगले राइटर हैं आपके जॉन वेबस्टर। जन्म 1580 और मृत्यु 1632, यानी कि 1580 और 1632 में इनका देहांत हुआ। नाम है जॉन वेबस्टर। और जॉन वेबस्टर साहब अगर जो हैं वो भी आपके क्या हैं? ड्रामेटिस्ट हैं। क्या हैं? ड्रामेटिस्ट हैं वेबस्टर साहब। और अगर वेबस्टर साहब की बात करें तो ये ट्रेजेडी राइटर हैं। कौन से राइटर हैं? ट्रेजेडी राइटर हैं। ये अपनी ट्रेजेडीज के कारण जाने जाते हैं। और इनकी दो महत्वपूर्ण ट्रेजेडी के नाम है, एक तो आप सबने सुनी होगी, द डचेस ऑफ माल्फी। क्या नाम है? द डचेस ऑफ माल्फी। बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है ये द डचेस ऑफ माल्फी, जिसको कि वेबस्टर साहब ने लिखा है। एक ट्रेजिक प्ले है ये। और दूसरा इनके द्वारा लिखा गया है द वाइट डेविल। क्या नाम है? द वाइट डेविल। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये जितने भी लेखक आपके सामने में लिख रहा हूं शुरुआत से अब तक, चौसर साहब से लेकर उन सबके बारे में मैं आपको अलग अलग वीडियोस दूंगा पूरा विस्तारित रूप से। और जब विस्तारित रूप से दूंगा तो इनके द्वारा लिखे गए प्लेज,
कौन से महत्वपूर्ण प्लेस हैं, उनके बारे में क्या है, वो सब मैं आपको डिटेल में बताता रहूंगा। लेकिन चूंकि अभी हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि एक समय की भी सीमा होती है और हमारा वीडियो जो है वो बहुत लंबा बन सकता है, तो इसलिए मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ता है। तो जॉन वेबस्टर को आप इतना ध्यान रखिए कि ये ट्रेजेडी राइटर हैं और इनके द्वारा लिखी गई दो बहुत महत्वपूर्ण जो ट्रेजेडीज हैं वो है आपकी द व्हाइट डेविल और द डचेस ऑफ मालवी। तो यहां पर हम ब्रेक देते हैं जैकोबियन एज को। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरा जो आया आपका, अब एलिजाबेथन एज हमारा यहां समाप्त हो गया पूर्ण रूप से, उसका दूसरा पार्ट भी समाप्त। अब आता है 1625 से 1649, 1625 टू 1649, 1625 टू 1649। नाम है कैरोलिन एज। कैरोलिन एज की अगर हम बात करें तो कैरोलिन एज जो है वह एक व्यक्ति के कारण, एक पोइट के कारण, एक राइटर के कारण जाना जाता है। सबसे ज्यादा पहचान जिसने दिलाई इस एज को, और उनका नाम है जॉन मिल्टन साहब। क्या नाम है? जॉन मिल्टन। ये नाम आते ही अगर हम कहें तो अंग्रेजी साहित्य को एपिक राइटिंग में, महाकाव्य की लेखनी में एक प्रॉपर प्लेस दिलाने का कार्य अगर किसी लेखक ने किया है तो वो है जॉन मिल्टन साहब। जैसे कि हम ग्रीक राइटिंग की बात करते हैं तो होमर साहब का नाम आता है, ग्रीक राइटिंग में होमर का नाम आता है। उसी प्रकार से, क्योंकि वो एपिक राइटर रहे हैं, उसी प्रकार से अंग्रेजी साहित्य में एपिक राइटिंग में अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वो है जॉन मिल्टन साहब। जॉन मिल्टन की लेखनी की अगर हम बात करें तो जॉन मिल्टन साहब कोई छोटे मोटे राइटर नहीं है। जॉन मिल्टन साहब इतने बड़े लेखक हैं कि जिसको शब्दों में बयां कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। मिल्टन साहब की अगर हम शुरुआती राइटिंग की बात करें तो सबसे पहले ये जाने गए अपने सोनेट्स के कारण, अपने सोनेट्स के कारण। इसके बाद लिसिडस जैसी इन्होंने अपनी एलेजीज लिखी, और इनके जीवन का जो कैरियर का जो लास्ट पॉइंट आया, जो अंतिम, इसको अगर हम कैरियर को उनके डिवाइड करेंगे तो जो अंतिम परिक्षेत्र आता है, तो उसको यदि हम उसकी बात करें तो उस कैरियर के उस अंतिम पड़ाव ने जॉन मिल्टन साहब को वर्ल्ड लिटरेचर में, मैं वर्ल्ड लिटरेचर शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि अंग्रेजी साहित्य किसी एक देश में पढ़ा जाने वाला लिटरेचर है नहीं, ये वर्ल्ड लिटरेचर है। तो वर्ल्ड लिटरेचर में, क्रिश्चियन लिटरेचर में अगर मिल्टन साहब जो है, जो इतने रेस्पेक्ट से उनका नाम लिया जाता है, तो उसके पीछे उनके द्वारा लिखे गए दो एपिक्स का कमाल है। एक का नाम है पैराडाइज लॉस्ट और दूसरे का नाम है पैराडाइज रीगेंड। पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेंड। आप सबने पैराडाइज लॉस्ट पढ़ा होगा, जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो सबने पैराडाइज लॉस्ट पढ़ा है। थोड़ा सा मैं पैराडाइज लॉस्ट के बारे में भी बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले, जैसा कि मैंने उनके कैरियर की शुरुआत की बात की, तो ये अपने सोनेट्स के लिए जाने गए। तो इनकी एक सोनेट जो है, जो कि ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है, उस सोनेट को आप सबने पढ़ा है, और उस सोनेट का नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इंटर में यूपी बोर्ड से अगर आप पढ़े हैं तो इंटर की बुक में चौथी पोएम का नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसको कि मिल्टन साहब ने लिखा है। और ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है मिल्टन साहब की, क्योंकि मिल्टन साहब जब 44 वर्ष के थे तब एक बीमारी के कारण इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। ठीक है, इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। और उस पोएम की पहली लाइन है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट एंड हाफ ऑफ माई लाइफ और हाफ ऑफ माई डेज, यानी कि अभी मेरे जीवन के आधे दिन गुजरे हैं और मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। खैर, ये तो उस सोनेट की बात हुई। अब जब हम बात करते हैं पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेंड की, तो साहब पैराडाइज लॉस्ट वह एपिक है जिसको कि बाइबल के आधार पर लिखे गए जितने भी एपिक हैं
उनमें सबसे उच्च श्रेणी का माना जाता है। बाइबल के आधार पर कोई जरूरी नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैराडाइज लॉस्ट ही मिल्टन साहब ने लिखा है या पैराडाइज दी गई ना, और भी राइटर्स ने लिखे हैं। लेकिन बिब्लिकल स्टोरी के आधार पर अगर हम बात करें क्रिश्चियन साहित्य की, क्रिश्चियन लिटरेचर की, क्रिश्चियन धर्म से कनेक्टेड लिटरेचर की, तो पैराडाइज लॉस्ट से बड़ा एपिक कोई नहीं है। 12 वॉल्यूम्स में इन्होंने लिखा है, कुल मिलाकर 12 वॉल्यूम्स हैं पैराडाइज लॉस्ट के। ठीक है ना, ध्यान रखिए मैं जो ये सब बोल रहा हूं ये क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं आपके। अगर आप टीजीटी पीजीटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, ये आपके लिए क्वेश्चन तैयार करा रहा हूं, तो बहुत ध्यान से बात को मेरी सुनिए। पैराडाइज लॉस्ट के कितने वॉल्यूम्स हैं? 12। और इसकी जो कहानी स्टार्ट होती है वो शुरू होती है कि किस प्रकार से मनुष्य ने जब पहली बार ईश्वर की अवज्ञा की तो उसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य के जीवन में नश्वरता आई। मनुष्य के जीवन में क्या आई? नश्वरता आई। मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट इसमें आए। और अगर इसकी हम थीम की बात करें तो थीम जो है वो कहे जस्टिफाइज द वेज ऑफ गॉड टू मैन, यानी कि ईश्वर जो भी करता है वो मनुष्य के भले के लिए करता है। ईश्वर जो भी करता है मनुष्य के भले के लिए करता है। अब कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं हमारी लाइफ में जो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ईश्वर को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ईश्वर ने कैसा किया। लेकिन कुछ ना कुछ ईश्वर की सोच हर काम के पीछे रहती है। ठीक है, कई लोग हंसाए होंगे मेरी बात पे, हाँ समझ गए, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है ना, जस्टिफाइज द वेज ऑफ गॉड टू मैन। अब यहां पैराडाइज लॉस्ट में मैं एक लाइन को कोट करना चाहूंगा इस वीडियो में, क्योंकि उस लाइन को कहे बिना पैराडाइज लॉस्ट की बात अधूरी है। पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट की अगर हम बात करें तो वैसे तो पैराडाइज लॉस्ट के हीरो हैं हमारे गॉड, ईश्वर, लेकिन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट की बात करें तो मिल्टन साहब ने इस प्रकार से इस जो पैराडाइज लॉस्ट की रचना की है कि इसका बुक फर्स्ट का हीरो बना दिया सैटर्न को। किसको बना दिया? सैटर्न को। सैटर्न ने क्या किया था? ईश्वर की शासन सत्ता के खिलाफ स्वर्ग में विद्रोह कर दिया, एक सेना तैयार कर दी, एक युद्ध लड़ा गया। ईश्वर ने अपनी पूरी शक्ति दिखाई और इन पतित देवदूतों को हरा दिया और उनको नरक की अग्नि में फेंक दिया। जब नरक की अग्नि में सैटर्न गिर जाता है अपने साथियों के साथ, और जब उसको होश आता है, जब वो उठता है, तो अपनी सेना को पुनः संगठित करने का प्रयास करता है। और जब संगठित करने का प्रयास करता है तो एक लाइन कहता है, और ये लाइन ऑटोबायोग्राफिकल लाइन है, मिल्टन साहब की भी है और हम सबके लिए एक बहुत इंस्पायरिंग लाइन है, बहुत अधिक प्रेरणा स्रोत वाली लाइन है। जब मिल्टन साहब कहते हैं माइंड इज इट्स ओन प्लेस, शब्द सैटर्न के हैं लेकिन लिखे किसने? मिल्टन साहब ने। तो शब्द है माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड माइंड हैज द पावर टू चेंज द हेवन इन हेल एंड हेल इन हेवन। कुछ भी चला जाए कोई दिक्कत नहीं, मस्तिष्क तो अपने पास है, और मस्तिष्क में वो शक्ति होती है जो स्वर्ग को नरक में और नरक को स्वर्ग में परिवर्तित कर सकता है। यानी कि मस्तिष्क से बड़ी कोई पावर नहीं होती, और जब तक आपके पास मस्तिष्क की पावर है तो कोई बात नहीं, स्वर्ग चला जाए तो चला जाए, नरक भी स्वर्ग बन सकता है। और तब वो एक लाइन और कहता है, इट इज बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। यानी कि स्वर्ग के ईश्वर की नौकरी करने से अच्छा कम से कम राजा तो हूं, चाहे नरक का ही सही। ठीक है ना, नरक का राजा बनना ज्यादा अच्छा लगता है सैटर्न को अपेक्षाकृत ईश्वर की चाकरी करना। मिल्टन साहब की ऑटोबायोग्राफिकल लाइन इसलिए है, मिल्टन साहब एक प्यूरिटन थे। मिल्टन साहब ने हमेशा विद्रोह किया पोप का, उनकी गलत धारणाओं का, गलत चीजों का। और क्योंकि कुछ लोग तो पोप को उस समय ऐसा समझ लेते थे जैसे गॉडेम्ड हैं, फरिश्ते हैं, ये मनुष्य है ही नहीं। उनके द्वारा कहा गया प्रत्येक आदेश लोगों को ऐसा लगता था यूरोप में कि भैया यही लास्ट सत्य है। लेकिन इसका विरोध किया मिल्टन साहब, क्रोमवेल जैसे लेखकों ने, और स्थिति ये हो गई कि जब पैराडाइज लॉस्ट लिखा इन्होंने और जब पब्लिश हुआ तो मिल्टन साहब को हाउस अरेस्ट करा दिया गया। मिल्टन साहब को
हाउस अरेस्ट करा दिया गया। मिल्टन साहब के बारे में और इंटरेस्टिंग किस्से हैं, लेकिन वही समस्या है कि टाइम कम है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो अभी फिलहाल हम इनको रोकते हैं यहीं। 1608 में जन्म मिल्टन साहब का और 1674 में इनकी डेथ। अगले आपके राइटर हैं जॉर्ज हर्बर्ट साहब। जॉर्ज हर्बर्ट जिनका जन्म 1593 और मृत्यु 1633 दिखा रही है, और ये पोइट रहे हैं, और ये आप समझ लीजिए जॉन डन के रिश्तेदारी है इनकी। यानी कि जॉन डन को अभी मैंने क्या बताया था, मेटाफिजिकल पोइट, और उस मेटाफिजिकल पोइट्री को बढ़ाने का आगे कार्य किया किसने, जॉर्ज हर्बर्ट साहब ने। तो ये भी क्या है, एक मेटाफिजिकल पोइट है। अब हम लोग आते हैं सर थॉमस ब्राउने पर। सर थॉमस ब्राउने, इनका जन्म 1605 और इनकी मृत्यु 1682 में हुई, 1605 to 1682। ये बड़े ही स्कॉलरली राइटर हैं, बहुत विद्वान हैं, इतने विद्वान हैं कि ये पोइट भी हैं, मैथमेटिशियन भी हैं, इन्होंने विज्ञान के ऊपर भी बहुत कुछ लिखा है, और शायद इसीलिए इनके नाम के आगे सर शब्द लगा है, जो कि एक ऑनरेबल शब्द होता है यूरोपियन लिटरेचर में, या आप कहते हैं यूरोपियन कल्चर में, क्योंकि वहां सर शब्द जो है बहुत रेयर लोगों के सामने लगाया जाता है। ये एक ऑनर होता है, सम्मान का शब्द होता है वहां, तो इसलिए इनके नाम के आगे लगा है सर थॉमस ब्राउन। अब हम आप आज के जो वीडियो का जो लास्ट पोर्शन है, इसको हम जोड़ेंगे एलिजाबेथन एज से ही। इसको हम कैरोलिन एज से नहीं जोड़ेंगे, इसको हम जोड़ेंगे एलिजाबेथन एज से, जैकोबियन एज से। ये है हमारा ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल, जिसको कि किंग जेम्स बाइबल भी कहा जाता है। ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल और किंग जेम्स बाइबल, ये दो प्रकार से बड़ा महत्वपूर्ण है साहब। पहली बात तो ये कि बाइबल जो है, जब इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया, तो इसमें जो प्रोज की भाषा का चयन किया गया, उस भाषा ने अंग्रेजी लेखकों को प्रोज के प्रति आकर्षित किया, अंग्रेजी भाषा को प्रोज के प्रति आकर्षित किया। अगर मैं बात करूं इससे पहले के जो लेखक हैं, चाहे वो एलिजाबेथन एज के हों, चाहे कैरोलाइन एज के हों, या आपके जैकोबियन एज, एलिजाबेथन एज, इनमें जो भी ड्रामेटिस्ट भी हुए, तो उन ड्रामेटिस्ट की जब हम राइटिंग पढ़ते हैं, जब ड्रामास को पढ़ते हैं, तो आप इनके ड्रामास में एक चीज कॉमन रूप से देखेंगे कि इन्होंने जो भाषा शैली का यूज किया है, वो उन्होंने राइमिंग भाषा शैली का यूज किया है, वर्स फॉर्म में लिखा है। और आपको मैं बता दूं कि शेक्सपियर के कुछ प्लेस तो ऐसे हैं जिसमें कि मोर देन 60% उन्होंने वर्स लैंग्वेज का यूज किया है, यानी काव्यगत भाषा का प्रयोग किया। तो जब बाइबल का ट्रांसलेशन आया, ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल आई, तो जो उस समय के लेखक थे इंग्लैंड के, उन्हें प्रोज राइटिंग में इंटरेस्ट आरंभ हुआ, क्योंकि ये जो बाइबल की भाषा थी प्रोज की, वो बहुत यूनिक दर्जे की लिखी गई। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, वो मैं अब आपको विस्तार से बताता हूं। 1604 में किंग जेम्स जो थे वो इंग्लैंड के राजा थे, यानी कि जैकोबियन एज जब चला, उस समय इंग्लैंड के राजा बने कौन, किंग जेम्स। उससे पहले महारानी थी हमारी एलिजाबेथ, जिनका टाइम पीरियड कब खत्म हुआ, 1603 में, ठीक। तो राजा का नाम था किंग जेम्स। किंग जेम्स ने 1604 में इस वर्जन की, यानी कि बाइबल के ट्रांसलेशन का आरंभ करवाया, और इसकी पूर्ति हुई, कंप्लीट ये हुआ 1611 में, यानी कुल मिलाकर 7 वर्ष लग गए, और तब जाकर बाइबल का अंग्रेजी रूपांतरण हो पाया, इंग्लिश ट्रांसलेशन आया। अब इसमें एक शब्द मैंने जोड़ा है, ऑथराइज्ड वर्जन। इसका मतलब यह हुआ कि एक अप्रूव्ड ट्रांसलेशन माना गया इस किंग जेम्स बाइबल, या इस बाइबल की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसकी। इससे पहले भी कुल मिलाकर 2 ट्रांसलेशन आ चुके थे, जो कि अंग्रेजी भाषा में ही आए थे, लेकिन उनको जो कैथोलिक चर्च थे इंग्लैंड के और यूरोप के, जहां अंग्रेजी भाषा बोली जाने लगी थी, क्योंकि अंग्रेजी भाषा ने अपनी पहचान बना ली थी, वहां इसको अप्रूव्ड
नहीं माना गया, क्योंकि उन बाइबल्स के ट्रांसलेशन में ढेर सारी मिस्टेक्स थी, भाषा संबंधी और साहित्य संबंधी भी। तो क्या हुआ 1604 में जब किंग जेम्स राजा बने इंग्लैंड के, तो इससे पहले जो मैंने कहा कि दो जो ट्रांसलेशन आ चुके थे, उनमें आपका पहला ट्रांसलेशन जो है वह उसका नाम था द ग्रेट बाइबल, और उस समय राजा का नाम था इंग्लैंड के किंग हेनरी एट। क्या नाम था बाइबल का? द ग्रेट बाइबल, ध्यान रखिएगा, द ग्रेट बाइबल। और उस समय इंग्लैंड के राजा का नाम क्या था? किंग हेनरी एट। तो उनके शासन काल में पहला बाइबल का अंग्रेजी ट्रांसलेशन आया था, बट दैट वाज नॉट अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ द चर्चेज ऑफ इंग्लैंड। उसके बाद दूसरा एक और ट्रांसलेशन आया, जिसको कि बिशप बाइबल कहा जाता है। कौन सी बाइबल? बिशप बाइबल। और ये जो ट्रांसलेशन आया था वो आया आपका 1568 में। कब आया भाई? 1568 में। और इसका नाम रखा गया बिशप बाइबल, लेकिन इसको भी मंजूरी नहीं मिली इंग्लैंड के चर्चेस की अथॉरिटीज से, क्योंकि इसमें भी ढेर सारी कमियां थी। अब जब किंग जेम्स राजा बने तो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कार्य, अगर हम कहें कि किंग जेम्स के शासनकाल को किस लिए याद किया, आज भी याद किया जाता है, अगर यूरोप और इंग्लैंड की बात करें और अंग्रेजी साहित्य की हम बात करें, तो उनका प्रमुख नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि उनके शासनकाल में ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल आया। इसके लिए इन्होंने क्या किया, 1604 में एक कमेटी गठित की, और उस 1604 की कमेटी में इन्होंने जो इंग्लैंड में उस समय जो चर्चेस थे, उनके जो बड़े बड़े पादरी हुआ करते थे, उनकी एक टीम गठित की। बड़े बड़े पादरियों की क्या की? एक टीम गठित की। और पहली बार ये जब मीटिंग बुलाई गई थी, तो उस मीटिंग को हैम्पटन कोर्ट कॉन्फ्रेंस कहा गया। क्या कहा गया? हैम्पटन कोर्ट कॉन्फ्रेंस कहा गया। और उसमें ये चीज किंग जेम्स ने रखी कि भैया हमें बाइबल का एक वर्जन तैयार करना है, और विशेष ध्यान ये रहना चाहिए कि ये वर्जन ऐसा तैयार हो, ये ट्रांसलेशन ऐसा तैयार हो जिसको हर तरीके से ऑथराइज्ड माना जाए और अप्रूव्ड माना जाए। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इस वर्जन को कराने के लिए जो कमेटी तैयार की, वो उसमें सभी जो चर्च थे इंग्लैंड के, उनके जो सदस्य थे उनको शामिल किया गया। और इसमें क्या किया गया, जो न्यू टेस्टामेंट है और जो ओल्ड टेस्टामेंट है, बाइबल जो है वह दो टेस्टामेंट में डिवाइड है साहब, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। और बाइबल की जो बेसिक भाषा है वो हेब्रू लैंग्वेज है। कौन सी? हेब्रू लैंग्वेज। अब हेब्रू लैंग्वेज का अंग्रेजी में क्या होना था? अनुवाद। तो ये जो चर्चेस के लोग थे जिनको कि उस कमेटी में शामिल किया गया था, इनका काम यह था कि जो पहले के ट्रांसलेशन तो आए हैं, उनमें जो महत्वपूर्ण कमियां हैं, उन कमियों को दूर करना और बाइबल का एक ऑथराइज्ड ट्रांसलेशन तैयार करना। तो इसमें ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दोनों की ट्रांसलेशन को शामिल किया गया। और इतना ही नहीं, कॉमन प्रेयर बुक, जिसको कि गॉस्पल रीडिंग कहा जाता है, उसको भी तैयार किया गया, और 1611 में ये जाकर तैयार हो पाई। तब तैयार हुई 1611 में। अब यहां मैं एक नाम आपको लिखना चाहूंगा, नाम है रॉबर्ट बार्कर। रॉबर्ट बार्कर साहब ये किंग जेम्स जो राजा थे, इनके प्रिंटर का नाम है। आजकल आप कहेंगे सर प्रिंटर तो अलग मैटर है, जैसे हम लोग प्रिंट निकालते हैं तो प्रिंटर, जी नहीं साहब। यहां किंग जेम्स जो थे, उन्होंने अपनी एक पूरी प्रिंटिंग मशीन सेटअप की थी, और उनका काम यह था कि राजा के दस्तावेजों को प्रिंट करना। तो उस रॉबर्ट बार्कर की प्रिंटिंग मशीन से पहली बार बाइबल का ऑथराइज्ड वर्जन पब्लिश हुआ, और जिसको कि इंग्लैंड के चर्चेस ने अप्रूव्ड किया, और तब सामने आई ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल 1611 में। ठीक है था?
कितने वर्ष लग गए इसको? 7 ईयर्स। एक तरफ से देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियनिटी के संबंध में है, लेकिन जैसा कि अभी मैंने कहा बाइबल का संबंध तो क्रिश्चियनिटी से है, लेकिन बाइबल का ट्रांसलेशन जो आया उसमें जो प्रोज भाषा के प्रति लोगों को जागरूक बनाया, लोग उससे आकर्षित हुए, तो फिर आप कह सकते हैं प्रोज का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। और इनका स्टार्टिंग कहां से हुआ? हमारा फ्रांसिस बेकन साहब, जैसा कि मैंने कहा। और फिर वहां से प्रभावित होते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे, जब मैं आपको आगे पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लेखकों के बारे में चर्चा करूंगा, तो आप देखेंगे कि फिर आगे के राइटर जो हैं उन्होंने बाइबल की लैंग्वेज से प्रभावित होकर किस प्रकार से प्रोज राइटिंग को डोमिनेट किया, और आज प्रोज भाषा लेखनी की सबसे उत्कृष्ट भाषा बन गई है। अगर हम पोइट्री तो पोएम, अब पोइट्री का संबंध कैसे रह गया है? सिर्फ पोएम से, लेकिन उस समय तक पोइट्री का संबंध जो था वो ड्रामा राइटिंग से भी था। कॉमेडी और ट्रेजेडी और रोमांटिक कॉमेडी, रोमांटिक ट्रेजेडी, रोमन ड्रामा, ये सब जो भाषा शैली यूज की जाती थी वो पोइटिक हुआ करती थी। इसलिए उस समय प्ले राइट जो हुआ करते थे, प्ले राइटर जो हुआ करते थे, उनको पोइट भी कहा जाता था। क्लियर साहब? तो आज के इस वीडियो में हमने 3 विषयों पर मुख्य रूप से चर्चा की। पहला हमने बात की 1603 से 1625 जैकोबियन एज के बारे में, जिसको कि एलिजाबेथन एज का हम सेकंड पार्ट मानेंगे। दूसरी हमने चर्चा की आपकी 1625 से 1649 कैरोलिन एज के बारे में। और तीसरी हमने बात की ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल, जिसको आज भी किंग जेम्स बाइबल के नाम से जाना जाता है। अमेरिका जैसे देशों में आज भी इस बाइबल को किंग जेम्स बाइबल के नाम से जाना जाता है। और ये कब लिखी गई? 1604 से 1611 तक इसका ट्रांसलेशन हुआ, और इसको सबसे पहले प्रिंट करने वाले व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट बार्कर। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं फिर से आपसे पुनः कहना चाहूंगा, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, इंटर कॉलेज लेक्चरर, जो अभी गवर्नमेंट में इंटर कॉलेजेस में जो वैकेंसी आई है, अगर आप उनकी तैयारी कर रहे हैं, आपको कहीं आवश्यकता नहीं है जाने की। आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, चाहे वो ग्रामर की हो, लिटरेचर की हो, मैं आपको मैक्सिमम तैयारी इस चैनल पर करा दूंगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत अधिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।